नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। आज का जो टॉपिक है वो एक तरीके से एक्सटेंशन है, विस्तार है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग इससे पहले एक लेक्चर में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को भर दें या डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा दें तो उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर, उसके चार्ज और उसके पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और साथ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में चलिए शुरू करते हैं। हम लोग हैं कि एक कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रखने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको समझने पहले हमको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला कि जो डाइलेक्ट्रिक रखी जाएगी उसका पोलराइजेशन क्या होगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो उसके मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन चालू हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन क्या होगा हमको ये जानना होगा। और हमको ये भी देखना होगा कि डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से इंड्यूस चार्ज उसके ऊपर आते हैं। इन दो चीज़ों को जानने के बाद ही हम लोग आगे इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं कि किसी डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस चार्ज को कैसे निकालते हैं, इंड्यूस चार्ज का क्या यहाँ पर महत्व है। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि दो प्लेट लेते हैं। एक प्लेट हम लोग लेते हैं एक्स प्लेट और दूसरी प्लेट लेते हैं हम लोग हैं यहां पर वाई प्लेट। और ये मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लेटें जो हैं फुली चार्ज्ड हैं। एक्स प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज से पूरी तरीके से चार्ज्ड है और वाई प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज से पूरी तरीके से चार्ज है। यानी इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। और ये भी हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कि इन दोनों प्लेटों का एरिया इक्वल है। अगर हम माने इसका एरिया ए है तो इसके एरिया भी यहाँ पर ए हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेट एस के ऊपर चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो यहाँ पर सिग्मा होगी, यहाँ पर माइनस सिग्मा होगी। दोनों की चार्ज डेंसिटी भी एक, क्योंकि वहाँ पर एरिया जो उनका जो है इक्वल है। और साथ में ये भी मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लेटें जो हैं वो एक स्मॉल डिस्टेंस डी के बीच में रखी हुई, यानी एक्स और वाई प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर स्मॉल डी है। हम लोग करते क्या हैं कि जब आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि दोनों प्लेटें एक्स और वाई प्लेट जो है पूरी तरीके से फुली चार्ज्ड हैं, पूर्ण आवेशित हैं। ये प्लस से चार्ज है, ये माइनस से चार्ज है। तो एक्स प्लेट के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और वाई प्लेट के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और ये हम लोग जानते हैं कि एस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी ई एक्स और उसका डायरेक्शन जो होगा अवे टू प्लेट, यानी कि प्लेट से बाहर की ओर होगा। एस प्लेट से बाहर की ओर होगा, उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। और वाई प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी आपकी ई वाई और इसका डायरेक्शन जो होगा वो प्लेट के टूवर्ड्स होगा, प्लेट की तरफ होगा। ये तो आपको पता ही कि जब अगर प्लस चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उस प्लस चार्ज से दूर की तरफ होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। यानी कि ई वाई का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। और ये दोनों ई एक्स और ई वाई मिल करके एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेंगी, वो होगी आपकी ई ओ, जिसका भी डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक्स और वाई का इस तरफ है। तो जो इसके द्वारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई ओ बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका डायरेक्शन भी होगा एक्स टू वाई, इस तरफ, एक्स से वाई की तरफ। ये हम यहाँ पर मान के चलते हैं अभी कि हमने इन दोनों प्लेटों के बीच में अभी किसी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है। यानी इसके बीच में या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब बिना डाइलेक्ट्रिक के या जब डाइलेक्ट्रिक ना हो उसके बीच में एयर हो, वैक्यूम हो, तो K = 2 होता है 1। और इन दोनों के मिलने से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसको बोला गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन भी जो है एक्स टू वाई हुई। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आई है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो हुई आपकी ई एक्स और इसका फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। और K = 1 यहाँ पर है तो हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा x to y, इसका डायरेक्शन रहेगा यहाँ पर x to y। इसी तरीके से प्लेट y के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई वाई, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ई वाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन
ये भी सेम रहेगा। जब यहाँ पे दोनों की एरिया सेम है तो यहाँ पर दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा और डायरेक्शन भी यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों के यहाँ पर सेम है। तो ई वाई भी मिलेगा आपको 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड, डायरेक्शन इसका क्या है एक्स टू वाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि एक्स प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स और वाई प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड वाई दोनों यहाँ पर निकाल ली। अब हम लोग निकालते हैं कि इन दोनों के कारण इसके बीच में कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। वो बनी आपकी ईओ, तो ईओ मिल जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ इक्वल टू ई एक्स। ये दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है और डायरेक्शन भी यहाँ पर सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जुड़ जाएंगी। तो आपको मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ई एक्स और ई वाई की, तो आपको मिल जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आपको मिल जाएगा ईओ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर देंगे। तो जहाँ पर जो निकल के आया वो है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक रखे हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है वो है आपकी ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम एक्स और वाई प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं तो क्या होगा। तो सपोज यहाँ पर एक्स और वाई प्लेट आपके पास में है, इन दोनों कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी ईओ, जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। इससे पहले की फिगर हम लोगों ने भी देखा। और हम लोग अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो है एक्स और वाई प्लेट के बीच में जो कि फुली चार्ज्ड हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी वो अपने अंदर से किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे, लेकिन वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने देंगे, उसको फॉर्म होने देंगे। इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये बहुत ही स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं और इनका एग्जाम्पल है जैसे कि माइका, ग्लास, इस तरह के सारे सब्सटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो इनमें से किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया, इसके बीच में भर दिया। तो होता क्या है यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यानी एक्स और वाई के बीच में हमने इसको रखा, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर सपोज ये आपके अंदर देख लीजिए, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्स प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव वाई प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा पोलराइजेशन के कारण। तो हुआ कि यहाँ पर जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा डाइलेक्ट्रिक को, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इनका पोलराइजेशन यहाँ पर चालू हो गया, इनका ध्रुवण यहाँ पर चालू हो गया। तो यहाँ पर माइनस और प्लस, तो जितने यहाँ पर इनके पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा कि यहाँ पर आ करके इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड होना। माइनस चार्ज, इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर थे ही नहीं और थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर आ करके जो है डाइलेक्ट्रिक के इस तरफ आ करके यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गए, यानी पॉजिटिव एक्स प्लेट के पास मटेरियल के अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया। और उतना ही जो है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, इतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव वाई प्लेट के पास में इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसको बोला गया इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, यानी पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इंड्यूस्ड हो गए पॉजिटिव एस प्लेट के पास में डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और इतने ही चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वाई प्लेट के पास में इंड्यूस्ड हो गए। जब ये दोनों चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हुए, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो इन दोनों के कारण मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फॉर्म हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हो गई, जिसे हम लोग बोल रहे हैं ईपी का यहाँ पर मतलब ये है कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्रुवीय या ध्रुवण वैद्युत क्षेत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही हुई है पोलराइजेशन के कारण, तो इसको बोला गया पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम लोगों ने दर्शाया ईपी से। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
तो पॉजिटिव प्लेट के कारण डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा, और नेगेटिव के कारण डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स होगा। यानी ईपी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। और ये जो बनी है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू जो है वो जो एक्सटर्नल फील्ड बन रही थी, ईओ बन रही थी, उससे थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स थे डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल के पास में वो ऑलरेडी कम थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी कम थे। तो अंदर जो फील्ड बनेगी, जो इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसकी वैल्यू भी जो है एक्सटर्नल फील्ड के कंपेयर में जो है इसकी वैल्यू कम होगी। तो यहां हम लोगों ने देखा कि यहां पर मटेरियल के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उसको बोला गया पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन यहां पर अपोजिट है। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुई, इसका डायरेक्शन जो है वो प्लस y2x है, और बाहर जो फॉर्म हो रही थी पहले से, उसका डायरेक्शन x2y है, उसका डायरेक्शन x2y है। तो यहां पर अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बनेगी, उसको बोलेंगे E नेट। इन दोनों के कारण जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो और जो बाहर बनी वो दोनों मिला करके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएंगी। वो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर फॉर्म करेंगी। और वो कैसे फॉर्म हुई, इन दोनों के कारण, ईपी और ईओ के कारण। तो इनको बोला गया पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपकी इन दोनों के कारण बनी हुई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, निकालना बहुत आसान है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप देख रहे हैं कि यहां पर ईओ और ईपी में किसकी वैल्यू ज्यादा है, ईओ की वैल्यू ज्यादा है, ईपी की वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास में कम थे, तो जो फील्ड यहां पर बनी उसकी वैल्यू भी कम थी। यानी ईओ की वैल्यू ज्यादा है तो ईपी की वैल्यू कम है, यानी ईओ का ईपी पर ज्यादा रोल है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए डायरेक्शन भी जो होगी ई नेट की वो ईओ के अकॉर्डिंग होगी। इसका मतलब है कि ई नेट की डायरेक्शन होगी x2y, यानी कि ईओ की तरह। चलिए हम लोग अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसको लिख लेते हैं। तो वो होगा आपका ई नेट। ई नेट इसकल टू क्या होगा, इन दोनों के मिलके बन रही है ईपी और ईओ को, तो यहां हम लिखेंगे ईओ माइनस ईपी, ईओ माइनस ईपी, क्योंकि ईओ यहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा है, ईपी की यहां पर वैल्यू कम है, इसलिए हम लिखेंगे ईओ माइनस ईपी। माइनस इसलिए किया गया है कि आपके डायरेक्शन यहां पर जो है अपोजिट है, ईपी की डायरेक्शन इस तरफ है, ईओ की डायरेक्शन उस तरफ है, इसलिए यहां पर इनका जो है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएंगी, आपको मिलेगी ईओ माइनस ईपी। और ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा, ईओ की तरफ, यानी कि x2y की तरफ। ई नेट का डायरेक्शन x2y, डायरेक्शन इसका मिल जाएगा आपको x2y, x2y। ये निकल गई हम लोग की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब हम लोग चलते हैं डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो ये कहती है कि ई नेट इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है ई नॉट अपॉन के। ये डेफिनेशन ये बताती है कि जब हम प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं तो होता क्या है कि ये डाइलेक्ट्रिक रखने से उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक वैल्यू है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक वैल्यू की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की 1/k गुना कम हो जाती है, 1/k टाइम्स यहाँ पर कम हो जाती है। ये रिलेशन हमको ये बताती है, यही डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक की, कि डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही अंदर रखा तो ई नेट की वैल्यू जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की 1/k गुना कम हो गई। अब यही वैल्यू हम लोग उठा करके इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन नंबर आप कंसीडर कर लें, थर्ड, फोर्थ, इसे फोर्थ कंसीडर कर लें। ये वैल्यू उठा के फोर्थ में रखेंगे तो ई नेट की तो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा यहां पर ई नॉट अपॉन के इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे ईपी की, तो ईपी आपको मिल जाएगा ईपी इक्वल टू ई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1/k ऑन सॉल्विंग। ईपी की वैल्यू मिल गई ईपी इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस 1/k। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिल करके यहाँ पर आ गया है। इसको इस तरीके से आप मार्क कर दीजिए और इक्वेशन नंबर मान लीजिए 5th A। ये रिजल्ट ये बताता है कि EP इज ऑलवेज लेस देन EO। यहां पे लिख सकते हैं आप इसको कि EP इज ऑलवेज लेस देन EO। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5th B।
तो इस इक्वेशन से निकल करके आया कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इसके बीच में रख देते हैं तो उसके अंदर बनने वाली ईपी यानी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू से सदैव कम रहती है। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे ही हम इसमें डाइलेक्ट्रिक अगर हम इसमें भरेंगे, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डालेंगे तो इसकी चार्ज डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, सिग्मा पर क्या फर्क पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक हमने इसके अंदर डाला तो उसकी चार्ज डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस रिलेशन से इक्वेशन नंबर 5 इससे आप देख रहे हैं कि हमारे पास में ईओ की वैल्यू होती है इक्वेशन नंबर 3 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहां पर चार्ज डेंसिटी है तो ईओ की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलरली आपके पास में ईपी क्या मिल जाएगी आपको, ईपी यानी कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यानी मटेरियल के अंदर जो है वो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ईपी क्या होगी। तो हम मान लेते हैं मटेरियल के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो है आपकी सिग्मा पी। तो ये हो जाएगी आपकी सिमिलरली सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आपको एक्सटर्नल के लिए मिल गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मटेरियल के अंदर जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई ईपी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यूज जो है इक्वेशन नंबर 5 ए में हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ईपी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन नॉट। तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ईओ यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस 1 अपॉन के। यहां से एप्सिलॉन कट जाएगा, आपको मिलेगा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। आपको मिला यहां पर सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। ये भी आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 ए। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट निकला, बिल्कुल 5 ए की तरह निकल के आ गया। सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। ये रिजल्ट बताता है कि सिग्मा पी की वैल्यू हमेशा सिग्मा से कम होगी। यानी रिजल्ट ये कहता है कि सिग्मा पी इज ऑलवेज लेस देन सिग्मा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 6 बी। यानी ये बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बी कि जब हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसमें भी कमी आती है। यानी जो उसकी अंदर जो मटेरियल के अंदर सिग्मा पी है चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा बाहर वाली चार्ज डेंसिटी से हमेशा कम रहती है। सिग्मा पी इज लेस देन सिग्मा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जब इसमें हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंसर्ट किया तो उसके इंड्यूस चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ा, वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो बाहर जो चार्ज है ये आप देख रहे हैं प्लस प्लेट माइनस प्लेट। तो बाहर चार्ज क्या था, Q था, प्लस Q एंड माइनस Q एंड माइनस Q। और अंदर चार्ज हम मान लेते हैं कि वो है QP, क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज है। ये इंड्यूस चार्ज है। ये कैसे उत्पन्न हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है इनके पोलराइजेशन। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन चालू हुआ क्या कि यहाँ पर कुछ निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। चूंकि पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर चार्ज आया इसलिए उसको जो है पोलराइज चार्ज भी बोलते हैं। इसे QP से हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। इसे QP से हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। तो QP क्या हो गया, इंड्यूस चार्ज हो गया, मटेरियल के अंदर हो गया। और Q जो है चार्ज हो गया वो मटेरियल के बाहर है, प्लेटों के बीच का जो है वो चार्ज है। तो इस QP के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर ये देखना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ए पर। वो कहती है सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। तो हमारे पास में चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। ये फॉर्मूला सभी को पता है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। यानी चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये बाहर चार्ज है, सिग्मा बाहर सिग्मा है, अंदर सिग्मा पी है। तो बाहर के लिए हो गई सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए और अंदर के लिए क्या हो जाएगी, अंदर चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा पी। तो ये मिल जाएगा आपको सिग्मा पी इक्वल टू, और अंदर चार्ज कितना है वो है आपका QP अपॉन ए। ये दोनों वैल्यू सिग्मा और सिग्मा पी की पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 6 ए में। जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सिग्मा पी यानी QP अपॉन ए, QP अपॉन ए इक्वल टू Q अपॉन ए एंड 1 माइनस
1 अपॉन के। ए से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर क्यू पी इजकल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये भी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिल करके आ गया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 7th ए। ये क्वेश्चन भी हमको बता रही है कि क्यू पी हमेशा क्यू से कम होता है, क्यू पी इज ऑलवेज लेस देन क्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इसमें हमने डायलेक्ट्रिक यहाँ अंदर डाला तो अंदर जो फॉर्म हुआ जहाँ पे चार्ज क्यू पी, उसकी वैल्यू हमेशा बाहर वाले चार्ज से कम रहेगी, यानी क्यू पी इज ऑलवेज लेस देन क्यू। तो इस तरह से हमको यहाँ पर 3 रिजल्ट मिल गए हैं, इक्वेशन नंबर 5th ए से ईपी के बारे में, इक्वेशन नंबर 6th ए से सिग्मा पी के बारे में, एंड इक्वेशन नंबर 7th ए से क्यूपी के बारे में। और अभी एक रिजल्ट और बाकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटर की। तो यहाँ पर चूंकि काफ़ी कंजेस्टेड मामला हो गया है, तो काम करते हैं कि इस फिगर को एज इट बना रहने देते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जो है वो इरेज कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब प्लेट के बीच में हम डायलेक्ट्रिक रखते हैं तो इसके कैपेसिटेंस पर, यानी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो घटेगा, कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे लिए बेनिफिट तभी है कि जब हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को इकट्ठा कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को हम स्टोर कर पाएँ। यानी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, कैपेसिटर हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो हमको ये देखना है कि डायलेक्ट्रिक इसके अंदर भरने के बाद में उसकी कैपेसिटी में क्या फ़र्क पड़ा, वो बढ़ेगी, घटेगी, या उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, फार्मूला होता है V इक्वल टू ई डॉट डी, जहाँ पर V जो है वो पोटेंशियल है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और D जो है वो इसके बीच की डिस्टेंस है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि पहले हम निकालेंगे कैपेसिटेंस बिना डायलेक्ट्रिक रखे हुए, फिर हम निकालेंगे कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक को रखने के बाद में, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा डायलेक्ट्रिक भरने के बाद में। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि मान लें कि अभी इसके बीच में किसी भी प्रकार का जो है वो डायलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, ये बिल्कुल प्लेटों के बीच में बिल्कुल खाली है, एयर है या वैक्यूम है, कुछ भी है, यानी उस समय के इक्वल टू आपके पास में 1 होना चाहिए। डायलेक्ट्रिक यहाँ पर यही नहीं, यानी कि विदाउट डायलेक्ट्रिक, यहाँ पर लिख लीजिए आप चाहे यहाँ पर विदाउट डायलेक्ट्रिक। तो बिना डायलेक्ट्रिक इसमें भरे हुए हमारे पास में क्या होगा, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो हम मान लें कि विदाउट डायलेक्ट्रिक जो होगा पोटेंशियल होगा VO या V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नॉट, आपको पता ही है कि E नॉट निकाली हम लोगों ने कब थी, जब डायलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं था, एंड D पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसको हम लोग छेड़ने वाले नहीं है। पूरे इस ड्यूरेशन में हम लोग ने यहाँ पर इसके बीच में जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है ये बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, इसलिए ये रहेगी D। हम जब डायलेक्ट्रिक डालें चाहे ना डालें, D आपकी उतनी ही रहेगी, D हम चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो विदाउट डायलेक्ट्रिक जो आपके पास में ये फॉर्मूला बन गया VO इक्वल टू EO एंड D। और इक्वेशन नंबर 3 आप देख लीजिए, इससे पहले भी आपने लिखा होगा। इक्वेशन नंबर 3 कहती है कि E नॉट इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टिंग हमारे पास में है नहीं, उसके लिए के इक्वल टू हो जाएगा 1, तो आपको मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी है, वो होती है Q अपॉन A, तो ये मिल जाएगा आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो E नॉट की ये वैल्यू मिल गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इसको सही से लिख लेते हैं, E नॉट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब इस वैल्यू को, E नॉट की वैल्यू को जो है हम लोग यहाँ रख दें इस इक्वेशन में, तो हमको VO मिल जाएगा या V नॉट मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, इसलिए V नॉट इक्वल टू E नॉट की वैल्यू आ गई Q, और D पहले से लगा हुआ है QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये हमको मिल गया पोटेंशियल बिना डायलेक्ट्रिक रखे हुए। अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस। तो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, वो होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, लेकिन हमने यहाँ पर डायलेक्ट्रिक नहीं रखा है, तो हम मान लें कि बिना डायलेक्ट्रिक रखे हुए कैपेसिटेंस होगी C नॉट एंड उसका पोटेंशियल होगा VO। यानी विदाउट डायलेक्ट्रिक
कैपेसिटेंस सी ओ मान लेते हैं, सी नॉट मान लेते हैं, तो सी नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट। अब हम लोग करते क्या हैं, इसी फॉर्मूले में या इसी इक्वेशन में जो है क्यू अपॉन वी नॉट की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो ये है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू से क्यू यहां पर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यहां पर सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये जो कैपेसिटेंस निकल करके आ गया, ये निकल के आया विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक रखे हुए जो सा कैपेसिटेंस है वो है सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए, इससे पहले हम लोगों ने 7th भी निकाली थी, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 8th। अब चलिए क्या करते हैं इसमें हम लोग, अब इसमें हम लोग करते हैं डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस। अब एस वाई प्लेट के डाइलेक्ट्रिक को हम यहाँ पे भरते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद में क्या होगा, अब देखते हैं, फार्मूला वही है V इक्वल टू ई डॉट डी, ई डॉट डी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में यहां पर आपका ई नेट भी बनना चालू हो जाएगा। तो ई की जगह पर मिलेगा आपको ई नेट डॉट डी, और ई नेट यहां पर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, वो होती है ई नेट इक्वल टू ई ओ अपॉन के। अब इससे पहले भी कराया इस चीज को है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई ओ अपॉन के, यानी हम डाइलेक्ट्रिक के डेफिनेशन से देखें तो जैसे डाइलेक्ट्रिक इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 अपॉन के टाइम्स यहां पर कम हो जाएगी। तो आपको मिलेगा ई नेट इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ई नेट की ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा यहां पर वी इक्वल टू ई नेट की वैल्यू है ई नॉट अपॉन के एंड डी, और ई नॉट आपको पता ही है होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां आपको मिल जाएगा वी इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और सिग्मा यहां पर है चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं क्या होती है, क्यू अपॉन ए चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपको मिल जाएगा यहां से वी इक्वल टू क्यू होती है सिग्मा होती है क्यू अपॉन ए, तो ये मिलेगा क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपको यहां मिल गया वी विद डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग निकालते हैं यहां पर है कैपेसिटेंस क्या होगा, तो विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम लोग मान लेते हैं वो है सी। डाइलेक्ट्रिक डालने पर जो कैपेसिटेंस है वो है सी, बिना डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना था सी नॉट, डालने के बाद कैपेसिटेंस कितना हो गया उसका सी, और फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहां से वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा यहां पर सी इक्वल टू क्यू अपॉन, और वी की वैल्यू है क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। यहां क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यहां पर सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका है, हम लोग करते क्या है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को थोड़ा सा अलग लिख लें, इस तरीके से लिख लें कि सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को थोड़ा सा अलग कर लें इस तरीके से, और के को ऐसे लिखा रहने दें। तो इक्वेशन नंबर 8 से हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू जो है यहाँ पर सी नॉट पुट कर देंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 8 से यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे सी नॉट, यानी इस जगह रख देंगे यहां पर हम लोग सी नॉट, तो आपको मिलेगा यहां पर सी इक्वल टू सी नॉट के, यानी सी इक्वल टू मिल जाएगा आपको के सी नॉट, सी इक्वल टू के सी नॉट। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमको यहां पर मिला। यहां पर इसका मतलब ये है कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इसमें हम रखेंगे तो होगा क्या कि उसका कैपेसिटेंस प्रीवियस कैपेसिटेंस की तुलना में के टाइम्स यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद में उसका कैपेसिटेंस प्रीवियस कैपेसिटेंस
की तुलना में जो है k टाइम्स यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब डायलेक्ट्रिक का यूज़ हम करेंगे, डायलेक्ट्रिक इसके अंदर भरेंगे, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ऐसा केस डिस्कस करते हैं कि अगर हम x और y प्लेटों के बीच में डायलेक्ट्रिक की जगह पर कोई मेटल शीट रख दें तो क्या होगा। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं यहाँ हमारे पास में कोई एक y प्लेट है, बिल्कुल वही फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये x प्लेट है आपके पास में, x प्लेट एंड y प्लेट, और मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लेटें फुली चार्ज्ड हैं। ये प्लस क्यू चार्ज से पूरी तरीके से चार्ज्ड है, यानी इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, एंड ये जो है नेगेटिव चार्ज से पूरी तरीके से चार्ज है, इसके ऊपर है माइनस क्यू। अब कंडीशन यहाँ पर ये है कि इसके और इसकी हम डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल d, और इन दोनों प्लेटों का एरिया यहाँ पर इक्वल है। अगर ये a है तो यहाँ पर भी a ये होगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर पास में रखेंगे तो इनके बीच में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाएगी, और वो होती है EO, जिसका डायरेक्शन होता है x to y, जिसके बारे में हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर केस ये है कि हमको यहाँ पर डायलेक्ट्रिक की जगह पर एक मेटल शीट रखनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मेटल शीट है, हमने इसके बीच में जो है प्लेटों के बीच में एक मेटल शीट रख दी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से सेटअप है और उसके बीच में जो है एक मेटल शीट यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म कर दी। मेटल शीट यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, और ये हम लोगों को पता है कि अगर शीट मेटल की है, शीट मेटल है, तो उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती है। तो होता क्या है कि जैसे ही इसके अंदर हम जो है प्लेट, मेटल की प्लेट रखते हैं, मेटल की शीट रखते हैं, तो होता क्या है उसके अंदर कि यहाँ पर इस जगह पर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं। जितने इसके पास में प्लस एस प्लेट पर जितने भी आपके पास में पॉजिटिव चार्ज था, उसके बराबर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर यहाँ पर प्लेट के पास में यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं, यानी चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाता है। और जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर आकर के प्लेट के किनारे पर जमा हो जाता है। फर्क यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसके पास में नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स शीट के पास है, मेटल के पास में बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अट्रैक्शन होता है, ये पॉजिटिव प्लेट है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, और जितने होंगे उतने खींच लेगी, जितनी इसकी क्वांटिटी है उतनी ही यहाँ पर एक खींच लेगी। यानी यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो जाएंगे, और जहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर टेक प्लेस होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, उसके भी नंबर जो है वो नेगेटिव चार्जेस के बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो होगी EP, और उसका डायरेक्शन होगा उल्टा, क्योंकि प्लस से माइनस होता है इस तरीके से। लेकिन यहां पर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड होगा बराबर, क्योंकि मेटल की शीट है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचे हैं, जितनी इसको जरूरत थी उतने इसने ले लिए, अर्थात इसने अपनी यहां पर संख्या बराबर करी, इन्होंने अपनी संख्या यहां पर बराबर करी, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। यानी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन इस तरफ है मेटल शीट के अंदर, और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो S to Y है, इस तरफ है। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल करके एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी, लेकिन वो बना ही नहीं पाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। यानी इसके अंदर जो E नेट बनेगा वो हो जाएगा आपका 0, कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो न्यूट्रल है, चार्ज 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 हो जाएगी, नेट फील्ड यहां पर 0 है। तो फॉर्मूला होता है E नेट, अभी आपको बताया, E नेट इक्वल टू EO अपॉन K, ये फार्मूला होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, E नेट इक्वल टू EO अपॉन K। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या, मेटल है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 हो जाएगी, यानी कि यहां पर E नेट की वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं इक्वल टू 0। यानी यहां पर यह भी कह सकते हैं कि EO अपॉन K इक्वल टू 0, और यहां से ये रिजल्ट निकल करके आता है कि K इक्वल टू इनफाइनाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ गया। इसका मतलब ये होता है कि
अगर हम मेटल शीट को यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर डालते हैं प्लेटों के बीच में, तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही इसके अंदर हम इसके अंदर हम मेटल शीट डालेंगे तो करेगा क्या ये कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो कम कर देगा, यानी कि उसको जीरो कर देगा। यानी ये के इनफाइनाइट होगा तो आपके पास में ई नेट की वैल्यू यहां पर जीरो हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला। अगर हम डायलेक्ट्रिक की जगह पर मेटल शीट को यहां पर इंट्रोड्यूस करा दें प्लेटों के बीच में, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा, यानी जीरो कर देगा, यानी कि ई नेट इक्वल टू यहां पर जीरो हो जाएगा। अब चलिए हम लोग एक और केस के बारे में डिस्कस करते हैं, वह है ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हिंदी में बोलते हैं भंजक, विभवांतर और डायलेक्ट्रिक सामर्थ्य। इसमें क्या होता है कि फिर से हम एज्यूम करते हैं यहां पर हैं आपके पास में यहां पर दो प्लेटें हैं, वो फुली चार्ज्ड हैं। ये दो प्लेटें हैं x एंड y, बार बार ये फिगर बन रहा है x एंड y, और ये पूरी तरीके से चार्ज है, यानी ये प्लस q चार्ज से पूरी तरीके से चार्ज है, इसके ऊपर प्लस q चार्ज है, और ये माइनस चार्ज से पूरी तरह चार्ज है, इसके ऊपर माइनस q चार्ज है। और जब इस तरीके से है तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन के तैयार हो जाए, इसका डायरेक्शन होगा x to y। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका भी एरिया a है, इसका भी एरिया a है, और इनके बीच में इसका जो डिस्टेंस जो है वो d है। हम एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट x और y के बीच में रखा हुआ है। और हमें यहाँ पर करना क्या है, हम बात कर रहे हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि x और y प्लेटों पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना चालू करते हैं, x और y प्लेटों पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना चालू करते हैं, तो होता क्या है कि इसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि इन मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे हम इसकी पोटेंशियल को, इसके सिरों के पोटेंशियल को बढ़ाना चालू करते हैं, तो इनका पोलराइजेशन यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो होता क्या है कि पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर माइनस, ये प्लस, इस तरीके से यहाँ पर ये अलाइन हो जाते हैं, और एक्स प्लेट के पास में यहाँ पर माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होता है और यहाँ पर प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होता है। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं कि इसके एक्स और वाई प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम और बढ़ा रहे हैं, उसको हम और इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि इनके बीच में फिर ये खिंचाव होने लगता है, माइनस इधर की तरफ जाएगा, प्लस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और इनके बीच में खिंचाव प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से इनके बीच में खिंचाव प्रारंभ हो जाता है, और जब हम और पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करते हैं तो ये एक समय ऐसा होता है कि ये खिंचाव को सहन नहीं कर पाते, और ये मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अलग होकर के जो है यहाँ पर आकर के ये जमा होने लग जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कितने जमा होंगे, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर यहाँ पर खट 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के जमा होने जाते हैं, और जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होंगे उतने ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर के जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जमा कितने हुए, जमा हुए जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और अंदर जमा इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वैल्यू बराबर है, और जब जितने यहाँ पर जमा होंगे उतने यहाँ जमा होंगे, तो यानी कह सकते हैं कि इस तरफ जितना ही पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के बराबर है। तो इस कंडीशन में जो है ये डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर का काम करने लग जाता है, यानी इसके अंदर जो एक तरीके से जैसे मेटल शीट की बात करी थी, बिल्कुल यहाँ पर एक लगता है कि इसे डाइलेक्ट्रिक का इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई और ये कंडक्टर की तरह पर यहाँ पर व्यवहार करने लग गया। जैसे ही इस तरह की कंडीशन आती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम यहाँ पर इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब हम एक्स और वाई प्लेटों पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना चालू करेंगे और एक लिमिट तक बढ़ा देंगे, और उस वैल्यू पर जहाँ पर इनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, उस कंडीशन को बोलेंगे पोटेंशियल ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस।
और हम ये भी देखते हैं यहाँ पर हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल यहाँ पर राइज करना चाहते हैं, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी स्ट्रांग होने लग जाती है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम राइज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग होना चालू हो जाएगी। तो एक ऐसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर बैकडाउन वो सहन कर पाए, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिस पर ये डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटते नहीं है, अपने को सहन कर पाते हैं, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर क्लियर हो गया कि जब हम एक्स और वाई प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना चालू करते हैं तो होता क्या है कि इनके अंदर पोलराइजेशन स्टार्ट होता है और ये जो है माइनस और प्लस में ये अलाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल राइज करते जाते हैं इनके बीच में खिंचाव बढ़ता जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स टूटने के लिए बेताब हो जाते हैं और एक ऐसी वैल्यू पर, एक ऐसी लिमिट पर पोटेंशियल डिफरेंस की ये क्या होता है, टूट करके इससे अलग हो जाता है और अलग होते ही जो है वो यहां पर आके जमा होने लग जाता है और उसकी वैल्यू, इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती उतनी होती जितनी की एस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्ज यहां पर बराबर हो जाते हैं। ठीक यही काम यहां पर होता है और ये डायरेक्ट्रिक एक जो है कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। इस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वो वैल्यू जहां पर ये काम चालू हो गया, जहां पर एक कंडीशन बन गई, उसको बोला गया ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे से हम इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है ये भी राइज होना चालू होती है और स्ट्रांग होना चालू होती है, लेकिन उसकी एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ये अपने ब्रेकडाउन को सहन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये था डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि जब हम प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं या कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों ने आज उसको बिल्कुल डिटेल से जाना, उसके पोटेंशियल के बारे में, उसके इंड्यूस चार्ज के बारे में और उसके कैपेसिटेंस के बारे में जाना, ब्रेक डाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में जाना। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पूरी तरीके से इसको डिस्कस कर लिया, इसकी एक एक चीज के बारे में। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के बारे में कि इनका एप्लीकेशंस क्या है और इसके न्यूमेरिकल्स क्या हैं और क्या केस बन सकते हैं। तो यहाँ तक जितना अभी आपको बताया गया, यहाँ तक कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप यहाँ पर क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं और आपसे मुलाकात होगी आप नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इसके अच्छे क्वेश्चन के ऊपर। थैंक यू।